नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एम्पीरिया में। दोस्तों आज आपके सामने मैं एक प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ जो कि 10th क्लास में स्टार्ट हो जाती है। बच्चे काफ़ी पजल भी कर जाते हैं इन चीज़ों में कि एक नया टॉपिक शुरू हो जाता है, तक 9th क्लास तक हमने ये चीज़ें की नहीं होती। तो हम एक सीरीज़ लेके चलेंगे इस बार। 10th क्लास में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि जिसे हम शॉर्ट में AP बोलते हैं और हिंदी में समांतर श्रेणी कहा जाता है इसको। तो इस पर एक सीरीज लेके चलेंगे, यानी कि पूरा का पूरा समांतर श्रेणी हम 3 या 4 वीडियो में अपनी खत्म कर देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी के बारे में कि ये होता क्या है और इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसके अंदर किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं और किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों बहुत ईजी टॉपिक है, अगर अच्छे से करेंगे, अच्छे से आप सभी इसको करेंगे तो ईजिली आप इसमें फुल मार्क्स ले सकते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसको। दोस्तों समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नाम से ही पता लग रहा है। समांतर वैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि भाई जो पैरेलल चीज़ें होती है समांतर बोल दी जाती है। तो यहाँ पर पैरेलल का मतलब अगर हम देखें तो पैरेलल जैसे कि ट्रेन की पटरियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, यानी समांतर है, एक दूसरे के समांतर है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट से अगर हम समझाने की बात करें कि समांतर श्रेणी के अंदर हम किस तरह से समानता ढूंढेंगे, समांतर चीजें कैसे निकालेंगे, तो यह समांतर श्रेणी यानी श्रृंखला की बात कर रहे हैं, यानी एक ऐसी श्रृंखला जिसमें समान अंतर हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक ऐसी श्रृंखला जिसके अंदर समान अंतर हो। अब समान अंतर हो भी किसके बीच में दोस्तों? श्रृंखला में, यानी कि श्रेणी में। तो नंबर्स की एक ऐसी श्रृंखला होगी जिसके अंदर हमारे पास समान अंतर होंगे, यानी गैपिंग ऑफ नंबर जो है वो सेम होगी, तो हम उसको क्या बोल देंगे दोस्तों? समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसा कि आप देखें यहाँ पे, तो लाइक मैं नंबर लिखता हूँ 2, 4, 6, 8 सो फार सो ऑन, मैंने नंबर्स लिख दिए। तो अगर इसमें आप ध्यान से देखें तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, और गैपिंग कितनी नजर आ रही है दोस्तों? हमारे को 2 की गैपिंग नजर आ रही है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गैपिंग जो है, अंतर जो है इनके बीच में वो समान है, यानी समान अंतर होने की वजह से हम इसको बोल दें कि हाँ ये एक AP की श्रृंखला है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए मैं लिखता हूँ 7, 10, 13, 16। तो दोस्तों यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी अंकों की एक समान श्रृंखला बनी हुई है, अंकों की एक समान अंतर वाली श्रृंखला बना रखे हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? AP दोस्तों, यानी कि ये भी हमारी क्या है? AP है, यानी कि समांतर श्रेणी है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8, 10, 15, 21, 29 कुछ इस तरीके से, तो क्या दोस्तों हमें इसके अंदर समान अंतर दिखाई दे रहा है? अगर आप ध्यान से देखें 8, 10, 15, 21, 29, इनके मध्य में कोई भी हमें अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए ये हमारे पास AP नहीं है दोस्तों। तो आई होप आपको एक बात क्लियर हो चुकी है कि किसको हम AP बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हमें हमेशा ध्यान रखना है कि आपको एक श्रृंखला दे रखी होगी और श्रृंखला में आपको ये समझना होगा कि ये AP है या नहीं है। अगर ये AP है तो इसे फर्दर हम सॉल्व करेंगे, अदरवाइज ये AP नहीं है तो इसे सॉल्व हम नहीं करेंगे दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों? अभी आपको पहले छोटी चीज मैंने बताया कि कौन सी चीजें समांतर श्रेणी में आती हैं और कौन सी नहीं आती हैं। आगे देखते हैं इसके अंदर ऑन से क्या क्या टर्म्स है, इसको मैं जानना जरूरी है दोस्तों। देखिए गाइस, यहां पर हमें पता चल गया कि ये AP है। लेट्स सी, मैं यहाँ पर एक नंबर और डाल देता हूँ। लाइक मैंने नंबर यहाँ पे 32 ले लिया। 32 ऑब्वियसली 2 के टेबल में आगे चलेंगे तो आएगा ही। तो मैंने यहाँ पर 32 नंबर ले लिया। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स होते हैं जिससे हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। टर्म्स क्या होते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे आप सभी। एक बार मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों 2, 4, 6, 8 और ये 32। दोस्तों अब इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं। अब वो टर्म्स कैसी हैं कि सबसे पहला जो नंबर होता है इसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकंड वाले को बोलेंगे हम सेकंड टर्म, उसी तरह से ये थर्ड टर्म और इसी तरह से आगे
बढ़ती जाएंगी दोस्तों। लेकिन जो लास्ट में नंबर है हमें नहीं पता दोस्तों कि इसके बीच में कितने नंबर है, तो इसकी काउंटिंग तो हम दे नहीं सकते, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं दोस्तों, nth टर्म, nth टर्म या फिर लास्ट टर्म। इस चीज का ध्यान रखें दोस्तों, बड़ा इजी है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजी है यहाँ पे कि पहला जो अंक है वो फर्स्ट टर्म, सेकंड जो है वो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, और लास्ट वाला जो हमें नहीं पता, कोई बीच में काफी नंबर्स आ सकते हैं, तो लास्ट पे या तो लास्ट टर्म बोल देंगे या फिर nth टर्म, मतलब कोई nवें स्थान पर ये 32 रखा होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ रहा है। दूसरी चीज को अगर हम न्यूमेरिकल्स वैल्यू में कन्वर्ट करें, अलजेब्रिकल वैल्यू में कन्वर्ट करें दोस्तों, तो फर्स्ट टर्म को हम या तो a लिख सकते हैं या फिर a1 लिख सकते हैं दोस्तों। ये ध्यान रखें, a या a1। a1 का मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, और 1 लिखे चाहे ना लिखे तो भी हमारा फर्स्ट टर्म ही रहेगा। तो a1 या a से इंडिकेट करेंगे हमेशा क्या, पहले अंक को जो भी यहाँ पर होगा उसे हम इंडिकेट करेंगे किससे, a1 या a से। उसी तरह से सेकेंड टर्म जो हमारे पास होगी इसे इंडिकेट किया जाता है दोस्तों a2 से, थर्ड टर्म को इंडिकेट किया जाता है a3 से, फोर्थ टर्म को इंडिकेट किया जाता है a4 से, और इसी तरह से लास्ट टर्म जो हमारे पास आएगा दोस्तों an। ठीक है दोस्तों, a1, a2, a3, a4 और लास्ट वाली an दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा है सारी चीजें दोस्तों। पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास समान अंतर वाली अगर कोई श्रेणी दे रखी है तभी हम उसे कहेंगे समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद हमारे कुछ टर्म्स यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि ये हमारी a1 है या a कहलाएगी, सेकेंड टर्म हमारी a2, थर्ड a3, फोर a4। उसी तरह जो आखिरी पद होता है जिसे हम nवां पद कहते हैं या लास्ट पद कहते हैं, उसी तरह से हम क्या बोलेंगे an यानी कि nth टर्म। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आप लोगों को ये। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जैसे कि हमारे पास ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म थी, उसी तरीके से इसमें एक और वर्डिंग्स आती है जिसका हमें इस्तेमाल करना होता है, जिसे हम बोलते हैं डी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, इससे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर, यानी कि सार्व अंतर। ये वो डिफरेंस है जो इन दोनों के मध्य निकाला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अंतर सेम होना चाहिए, तो अंतर निकालने के लिए भी हमारे पास छोटा सा एक टर्म आते हैं, हम डी से इंडिकेट करते हैं। लाइक मान के चलिए मुझे D1 निकालना है। D1 का मतलब क्या है, इनके बीच में गैपिंग। अब इन दोनों के बीच की गैपिंग हमें साफ साफ नजर आ रही है कि 2 है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप इस चीज को ध्यान से सोचिएगा कि माइनस जब भी किया जाता है तो बड़ी में से छोटी माइनस करने पर चीजें अच्छी निकलती है और वो वैल्यूएबल होती है। तो यहाँ पर जो माइनस होगा इसमें से ये माइनस नहीं करेंगे हमेशा ही, बड़ी छोटी भी ध्यान में रखिए मत, बस ये ध्यान रखिए हमेशा ही A2 में से A1, A3 में से A2, हर एक सक्सीडिंग जो भी हमारे पास टर्म आते हैं उसमें से पहले टर्म को हम माइनस कर, जो उससे पहले के टर्म होते हैं उसको माइनस करके हम D निकालते हैं। जैसे कि A2 माइनस A1, A2 दोस्तों पहले हम सेकेंड टर्म लेंगे, उसके बाद फर्स्ट टर्म लेंगे, देन इट विल कम 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। सेम इसी तरीके से अगर हम D2 निकालेंगे दोस्तों, तो D2 कैसे निकालेंगे दोस्तों, A3 यानी कि 6, A3 माइनस A2, 6 माइनस 4, ये कितना हो गया दोस्तों 2। अब हम देख सकते हैं कि D1 हमारा बराबर है D2 के, इसीलिए हम इसे कह सकते हैं क्या कि ये AP है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा है जो चीजें बता रहा हूं मैं। सारवंतर यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमने अभी तक क्या पढ़ा कि हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं जिन्हें हम इनसे इंडिकेट करते हैं, उसके बाद एक डी टर्म आती है जिसका मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, जो कि इस प्रकार से निकाला जाता है, हर दूसरी में से पहली टर्म, तीसरी में से दूसरी, चौथी में से तीसरी, इस तरह से माइनस करके ही हम D1, D2, D3 सोफा सोन हम निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन 2 टर्म के अलावा दोस्तों हमारे पास आता है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स को हम इंडिकेट करते हैं n से, यानी यहां पर कितने पद दिए गए हैं दोस्तों। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं यहां से ये 32 हटा देता हूं तो मुझे पता लग रहा है कि टोटल टर्म्स कितनी है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। तो टोटल यहाँ पे कितनी है टर्म्स, n बराबर में
4, यानी n का मान होगा, नंबर ऑफ टर्म कितना है 4। बट अगर मैं यहीं पे अगर यूं कर दूं 32, तो अब इसके बीच में मुझे नहीं पता कितने टर्म्स आएंगे, तो वो टर्म्स को जब निकाला जाता है तो उसकी जगह हम n की वैल्यू पुट करके, यानी n हम निकाला, अगर हमसे कोई पूछ दे कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म है, तो इन्हें हमें n की वैल्यू निकालनी होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, लास्ट टर्म जिसे हम an से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स n से डिनोट करते हैं, प्रत्येक टर्म के लिए हमने एक अल्फाबेट रखा A1 A2 A3 A4, और इनके बीच के जो अंतर होता है इसे हम बोलते हैं सार अंतर, से d से डिनोट किया जाता है, d करके निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मान लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ ले कि नंबर ऑफ टर्म बताओ, फिर पूछ लेगा इसमें d बताओ कितना है, A2 A3 A4 दे दिया हमें और बोलेगा कि भाई A5 बताओ कितना है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास एक फॉर्मुलेशंस बनाई गई है, एक फॉर्मूला तैयार किया गया है, और उस फॉर्मूले को n का फॉर्मूला भी बोल दिया जाता है कभी कभार। तो वो फॉर्मूला है दोस्तों an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, यानी कि अगर मुझसे कोई बोलता है कि nth टर्म जो यानी an जो हमारे पास है, ठीक है, ये कितना होगा, अगर मुझसे कोई बोल दे कि भाई इस एपी में 1000 पद है तो 1000वां पद कितना होगा, तो उसके लिए an का फॉर्मूला बनाता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कि n की हमें वैल्यू पता होगी, 1000 दे रखी होगी, d हम निकाल सकते हैं, a हमें पता ही है, तो इस तरीके से कि फॉर्मूला बना हमारे पास। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमें लास्ट टर्म जब भी निकालनी होगी, nth टर्म निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। बहुत इजी फॉर्मूला है, सारी चीजें निकालना मैंने बता ही दिया है। अब एक दो क्वेश्चंस करके हम देख लेते हैं किस प्रकार से इस टर्म्स को फाइंड आउट किया जाता है दोस्तों। दोस्तों लाइक मेरे पास एक सिचुएशन दे रखी है, 1/2 2/4, सॉरी ये भी थोड़ा हार्ड हो जाएगा, 16 12 8 4 0 -4 -8, कुछ इस तरीके से ऐसे मुझे एक श्रृंखला दे रखी है। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 टर्म दे रखी है, आप जो है इसका 10वां पद बताइए, 10वां पद बताइए। दोस्तों ध्यान से सुनिए क्या क्या रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है निम्नलिखित एपी का 10वां पद बताइए। अब 10वां पद का मतलब क्या है, मैंने आपको क्या बताया, पदों की संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। तो 10वां पद अगर हमसे बोल रहा है, जैसे कि इसको हम डिनोट करते हैं A1 से, ये A2 से, ये A3 से, तो हमसे कह रहा है 10वां पद बताइए, तो मैं क्या बोलूँगा कि A10, यानी कि मुझे 10वां पद निकालना है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, अब 10वां पद निकालना है, हमारे पास फॉर्मूला देखिए क्या था, हमारे पास फॉर्मूला देखिए हमारे पास दिया गया, पहले वो देख लेते हैं दोस्तों। हमें A दे रखा है 16, D कितना आ गया दोस्तों, 12 में से 16 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -4, A मिल गया, D मिल गया, an हमें नहीं पता है दोस्तों कि an यानी कि आखिरी पद क्या हो। अब देखिए दोस्तों, ये अगर देखा तो आखिरी पद हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा, लेकिन इसने बोल दिया कि 10वां पद, तो जो लास्ट में 10वें नंबर पर जो वैल्यू हमारे पास होगी वही हमारा an कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, n कितने दिए हैं हमें, n इसने पहले ही बोल दिया कि 10 पद बताने हैं, तो हमें टोटल 10 तक ही जाना है, उससे आगे हमें नहीं बढ़ना है। तो 10वां पद का मतलब हमें 10 बताने हैं दोस्तों। तो अब देखें ध्यान से ज़रा, हमारे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an, हमारे पास an में देखें तो n की वैल्यू कितनी है 10, a हमारे पास कितना है 16, n कितना है 10 और d की वैल्यू कितनी है -4। तो 16 प्लस 10 में से 1 गया 9, हाउ मच इज दैट, 9 चौक 36, तो कितना हो गया दोस्तों ये -20। तो यानी हमारे पास आ गया दोस्तों 10वां पद -20। समझ में आ गया दोस्तों, बहुत इजी था निकालना, ये आराम से हमने निकाल लिया इसको। इसी तरह से और भी क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हो दोस्तों।
दोस्तों मान लीजिए क्वेश्चन आ गया √2, √8, √16, √32। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है सिंपली, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि बताइए ये एपी है या नहीं। अब एपी है या नहीं तो हमें एपी पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी निकालना होता है। अगर डी हमारा इनके बीच और इनके बीच सेम है तो हम क्या देते हैं, क्या, हाँ एपी है, अदरवाइज नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है कैसे निकालेंगे, तो बहुत इजी तरीका है दोस्तों, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। इसको जितना हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, रूट से जितना हम बाहर निकाल सकते हैं उतना हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, √2 को मैं √2 लिख सकता हूँ, √8 को हम 2√2, √16 को हम लिख सकते हैं क्या दोस्तों, 2√3, सॉरी ये 18 नहीं था दोस्तों, 2√3, और ये हमारे पास हो जाएगा कितना दोस्तों, 2√4, 4 8 32, 2√2, 2√3, 3√2 और ये 4√2। ठीक है दोस्तों, तो 2√2 ये बनेगा हमारे पास 2√2, ये 3√2 और ये 4√2। ये आया कैसे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आया। तो 32 का आप एलसीएम ले, इसी तरह मैं बड़ा वाला बताता हूँ, बाकी आप छोटा निकाल सकते हैं। एलसीएम अगर आप लेते हैं तो 2 का 16, 2 का 8, 2 का 4, 2 का 2, 2 का 1। तो दोस्तों यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट जब निकाल जाता है तो 2-2 के पेयर बनाए जाते हैं। तो 2-2 के पेयर में यहाँ पर 2 पेयर बन गए, तो 2 दूनी 4 और जिसका नहीं बना वो रूट में, तो 4√2 आ गया 32 की वैल्यू। अब दोस्तों यहाँ पर हमें निकालना है D1। D1 निकालने के फॉर्मूला था दोस्तों, दूसरी में से पहली वैल्यू माइनस करना, तो 2√2 माइनस में √2 कितना होगा दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे तो 2 में से एक गया 1 और 1√2। उसी प्रकार से D2 निकालेंगे, 3√2 माइनस में 2√2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1√2। तो हम ध्यान से देखें तो D1 इज इक्वल टू है D2, यानी कि हमारे पास जो D1 है वो D2 के बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या, कि दी हुई जो श्रृंखला है वो AP है दोस्तों। क्या दोस्तों, AP है। तो समझ में आया दोस्तों। एक चीज़ आपको ध्यान रखने की, AP का कैसे वैल्यू पता लगती है, तो AP की वैल्यू इस प्रकार से पता लगती है दोस्तों। समझ में आ रहा है आप सभी को। ये इस तरह कुछ क्वेश्चंस हमारे पास दिए होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसमें। दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन करके देखते हैं इसके बिहाफ पे। बाकी आप अपने CBSE की जो आपकी किताबें मौजूद हैं, आप वहाँ से क्वेश्चन को काफ़ी कर सकते हैं। आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं दोस्तों। लाइक एक क्वेश्चन और इसमें जो एक्स्ट्रा आता है जो आपको बताना चाहिए, दैट कम्स ऑन बिहाफ ऑफ दैट। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया सारी चीज़ें। इससे बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप अपनी किताब में से कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में ना आते हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता देंगे, तो हम आपको क्वेश्चन जरूर सॉल्व कराएंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।